क्वेश्चन है, बताएं। भेड़ के पेट वाले भाग की चर्बी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है, बताएं भाई। शोइट कहलाती है, शोइट। शोइट कहलाती है, शोइट कहलाती है। और इसमें जो पेल्ट है, इसका मतलब आप जानते ही हो। कराकुल से सबसे अच्छा पेल्ट प्राप्त होता है, मुलायम चमड़ी होती है छोटे मेमने की, और भेड़ के मेमने से पेल्ट प्राप्त किया जाता है। यदि जन्म से पहले यदि उसे मार करके स्किन हटाई जाती है तो उसको बोलते हैं स्लंक। जन्मे भेड़ के मेमने से जो पेल्ट प्राप्त किया जाता है उसको बोलते हैं स्लंक। फ्लेइंग का मतलब आप जानते हो, स्किन को उतारना फ्लेइंग कहलाता है, स्किन रिमूवल। रिमूवल ऑफ स्किन फ्लेइंग कहलाता है। स्क्योरिंग जो शब्द आता है ऊन के लिए भी आता है, और ये टर्म आती है डायरिया के लिए भी आती है। स्क्योरिंग का मतलब होता है डायरिया, और ऊन में जो सफाई की जाती है, उसकी धुलाई की जाती है, उसको भी स्क्योरिंग बोलते हैं। जो कचरे को हटाया जाता है उनमें से, उसको भी स्क्योरिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंटरडेंटल वायरिंग किस पशु में की जाती है? तो इंटरडेंटल वायरिंग की जरूरत किसको पड़ती है? ऊंट को। सभी का सही है, क्योंकि जो कैमल होता है उसमें एक समय आता है रट का समय, और रट के समय ये कैमल हार्मोन कौन सा, टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव से हीट जैसे लक्षण शो करता है। जैसे फीमेल हीट में आती है वैसे लक्षण मेल शो करता है, जिसको कहते हैं हम रट। और रट के समय बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, और एग्रेसिव होने के कारण ये बाइट करता है, जिससे इसके मैंडिबल फ्रैक्चर हो जाता है, और उसको ठीक करने के लिए इंटरडेंटल वायरिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन से प्रतिपोषक पदार्थ झागदार आफरा पैदा करते हैं? झागदार आफरा करने वाले कौन से हैं भाई? बिल्कुल सभी का सही है, सेपोनिन। आपको पता है जो लेग्यूम पौधे होते हैं, लेग्यूम चारे होते हैं, उनमें सेपोनिन पाया जाता है, और ये सेपोनिन झागदार आफरा पैदा करता है। फ्रोथी ब्लॉट बोलते हैं जिसको हम, फ्रोथी ब्लॉट यानी ब्लॉट का सबसे खतरनाक प्रकार है। सबसे, अगर ट्रीटमेंट समय पर नहीं किया गया तो इसमें डेथ हो जाती है, क्योंकि फ्रोथ बहुत जल्दी बनते हैं, बहुत तेजी से बनते हैं। और ट्रीटमेंट में हम इसमें ब्लोटोसिल या ब्लोटिनेक्स, जिनमें सिमेथिकोन, डाइमेथिकोन, सिलिका विद डाइमेथिकोन आता है, जो कि पृष्ठ तनाव को या सरफेस टेंशन को कम करता है, जिससे बुलबुले फूट जाते हैं। तो गैसियस ब्लोट की तुलना में फ्रोथी ब्लोट ज्यादा खतरनाक होता है, और कभी कभी तो इसमें रूमेनाटोमी भी की जाती है। अब अदर जो ऑप्शन में है, आपको पता है रिसिन किस पौधे में पाया जाता है? रिसिन किस पौधे का एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है? किस में पाया जाता है रिसिन? तो मनोज चौधरी, अनिल, बिल्कुल अरंडी में रिसिन पाया जाता है, सभी का सही है, रिसिनस कम्युनिस। और इसके आधार पर एक टिक का नाम भी है, टिक का नाम बताएं भाई। कौन सी टिक्स जो है रिसिन से या फिर अरंडी
अरंडी के नाम पर किसी टिक का नाम है, अरंडी जिसको हम बोलते हैं, चलो ठीक है अभी बता देते हैं, नहीं आ रहा आपसे। देखो, एक टिक होती है इक्सोडिस, इक्सोडिस रिसिनस, और इसको हार्ड टिक भी कहते हैं। हार्ड टिक का एक टाइप है। हार्ड टिक ऐसी टिक होती है जिनके शरीर पर जो स्कूटम कठिन कठोर होता है, एर्गेसिडी नहीं भाई, इक्सोडिडी फैमिली में। तो ये हार्ड टिक्स जो होती है कुलदीप वर्मा, ये सॉफ्ट टिक नहीं होती। क्या अरंडी का जो आवरण होता है वो सॉफ्ट होता है क्या? नहीं। देखो अभी मैं बताता हूँ, इसी टिक को कैस्टर बीन टिक भी कहते हैं। कैस्टर बीन टिक इसी को कहते हैं। ये देखो, इसको आप हार्ड टिक कहोगे या सॉफ्ट टिक कहोगे? ये देखो, ये कैस्टर बीन टिक है, काफी मजबूत होती है। इसमें जो बाहर का जो आवरण है, और आपने देखा भी होगा ऐसी चिचड़ी कभी आसानी से मरती नहीं है। ये जैसे अरंडी के बीज की तरह ये चिकनी होती है लेकिन मजबूत होता है स्कूटम। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हार्टिक बोलते हैं। इक्सोडिस रिसिनस इसको कहते हैं। कई सारी बीमारियां यह करती है, टिक पैरालिसिस भी ये करता है। ठीक है, इक्सोडिडी फैमिली में हार्टिक आती है, अर्गेसिडी फैमिली में सॉफ्टिक आती है। एमिगडाइलिन आपको पता है ये एक साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड है। हाँ, और लिनामेरिन ये अलसी में पाया जाता है। तो बताएं ये लिनामेरिन किस प्रकार का, बिल्कुल, लिनामेरिन किस प्रकार का एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है, किस कैटेगरी का है? जिसमें आपको प्रकृति बतानी है, ये फिनोल प्रकृति का है ये, या फिर ये, हाँ मनोज चौधरी ने बता दिया, साइनोजेनिक है ये, यानी साइनाइड प्रकृति, CYANO ऐसे लिखो, साइनो, साइनोजेनिक एक ग्लाइकोसाइड है ये। क्लियर है? हाँ, साइनाइड पॉइजनिंग। तो यहीं से आपसे पूछ लेते हैं, बताइए साइनाइड पॉइजनिंग के लिए या ज्वार की जो पॉइजनिंग हो जाती है उसमें कौन सा टेस्ट किया जाता है? कौन सा टेस्ट किया जाता है जिससे हमको पता चलता है कि, हाँ भाई, साइनाइड पॉइजनिंग में कौन सा टेस्ट किया जाता है? बिल्कुल कुलदीप वर्मा सही है, मनोज चौधरी सही है, मोहित पिक्रेट पेपर टेस्ट, प्रवीण ठीक है, गोकुल पिक्रेट पेपर टेस्ट किया जाता है। पिक्रेट पेपर टेस्ट किया जाता है, इंपॉर्टेंट है भाई। और ये जो ज्वार है इसमें धुरिन नाम का क्या होता है? ग्लाइकोसाइड होता है। ये धुरिन नाम का ग्लाइकोसाइड किसको प्रभावित करता है? मैं ऑप्शन दे रहा हूं। इनमें से किसको प्रभावित करता है ये धुरिन? ABCD के हिसाब से बता दो आप। ये धुरिन ग्लाइकोसाइड किसको प्रभावित करता है? बिल्कुल ठीक है, रूमिनेंट पशुओं के रूमन में ये जाकर के और ये साइनाइड में बदल जाता है और HCN बनाता है ये। HCN जिसको हाइड्रोसाइनिक अम्ल कहते हैं। हाइड्रोसाइनिक अम्ल का एक और नाम है, जल्दी बताएंगे। हाइड्रोसाइनिक अम्ल का एक नाम और है, वो बताएंगे संजय यादव। इस हाइड्रोसाइनिक अम्ल को एक और कहते हैं नाम। इसको कहते हैं
प्रसिक अम्ल। और ये प्रसिक अम्ल खतरनाक होता है, रूमन की दीवार से अवशोषित हो जाता है और अवशोषित होने के बाद में ये ब्लड में जा करके और हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है और साइनोमेट हीमोग्लोबिन बना लेता है। और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने में सक्षम नहीं होता, ऑक्सीजन को ले जाने में ये सक्षम नहीं होता ये हीमोग्लोबिन, और अंततः ऑक्सीजन की कमी होने के कारण डेथ हो जाती है, तो उस जानवर की मृत्यु हो जाती है। तो कहने का मतलब रूमिनेंट पशुओं में साइनाइड पॉइजनिंग प्राय देखने को मिलती है, क्योंकि रूमन के जो सूक्ष्म जीव हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको यानी कि धुरिन को किस में बदल देते हैं, फर्मेंटेशन की क्रिया द्वारा किस में बदल देते हैं, हाइड्रोसाइनिक अम्ल में बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बताएं भाई। हाँ, सुधीर सामरिया ने कोशिश करी। कौन सा विटामिन यकृत में फैट को फैट के डिपोजिशन को रोकता है? कौन सा रोकता है? कोलिन। बिल्कुल कोलिन। और कोलिन को लाइपोट्रोपिक फैक्टर भी कहते हैं, लाइपोट्रोपिक फैक्टर। ठीक है, ये किसको, फैट को जमने नहीं देता, इसलिए ये एक समस्या को दूर करता है जिसको बोलते हैं हम फैटी लीवर। फैटी लीवर जो कंडीशन हो जाती है उसको, उसका समाधान है ये कोलिन क्लोराइड इंजेक्टेबल के रूप में दिया जाता है। बायोटीन के बारे में हम बात करें तो इसको विटामिन B7 भी कहते हैं और इसको एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर भी कहते हैं, एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर भी कहते हैं। और ये विटामिन H भी कहलाता है, अडर की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। और कच्चे अंडे में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण ये नष्ट हो जाता है? कच्चे अंडे में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिससे बायोटीन नष्ट हो जाता है? रामविलास गुर्जर, मनोज, दीपक, सुधीर, गौरव। बिल्कुल आवेदन नहीं भाई, एविडिन। एविडिन वो आपसे जो टाइपिंग में हो जाता है वो हो गया है ना। अगला है फोलिक अम्ल। तो बी कॉम्प्लेक्स सीरीज में इसको किस स्थान पर रखेंगे? ऑप्शन B1, B3, B7 और B9 बताओ। बी कॉम्प्लेक्स में इसको कहां पर रखा जाता है फोलिक एसिड को? पवन, मोहित, संजय। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, B9 इसको कहा जाता है। गुड, B9 इसको कहा जाता है फोलिक एसिड को। और अब यहां से क्वेश्चन और निकल रहा है। हम जब सल्फर ड्रग्स पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया के लिए फोलिक एसिड जरूरी होता है। तो बैक्टीरिया के लिए फोलिक एसिड जरूरी होता है तो कौन से एंजाइम या कौन से क्रियाकारक के द्वारा बैक्टीरिया में फोलिक एसिड बनाया जाता है? आपको ये क्रियाकारक बताना है। बिल्कुल, पाबा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पर ये पाबा भी है, एक प्रकार का विटामिन है, बिल्कुल सही है, जिसको डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदला जाता है? फोलिक एसिड में। और फोलिक एसिड बैक्टीरिया के लिए असेंशियल है, जीवाणु के लिए असेंशियल होता है फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड जरूरी होता है, पाबा से फोलिक एसिड बनाया जाता है इस एंजाइम की उपस्थिति में। तो इस पाबा को बी कॉम्प्लेक्स सीरीज में कौन सा विटामिन कहते हैं? तो पाबा को कौन सा विटामिन कहते हैं? ठीक है, ये करके लाना भाई, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा रहेगा कि मैजिक बुलेट्स कीमोथेरेपी में किसको कहा गया? मैजिक बुलेट कीमोथेरेपी में इतिहास में मैजिक बुलेट किसे कहा गया? मैजिक बुलेट किसे कहा गया बताएं? मिथाइलिन ब्लू, जादुई गोलियां।
और स्किन पर कार्य करने वाली सल्फा ड्रग कौन सी है? स्किन पर कार्य करने वाली सल्फा ड्रग कौन सी है? त्वचा पर कार्य करने वाली सल्फा औषधि सबसे अच्छी कार्य करने वाली स्किन के लिए सबसे बेस्ट सिल्वर सल्फा डाइजीन। बिल्कुल ठीक है, सिल्वर सल्फा डाइजीन सबसे अच्छी सल्फा ड्रग है स्किन के लिए। तो अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा हमारा कि बताइए हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया में, मेनिंजाइटिस में कौन सी सिस्टमिक सल्फोनामाइड उपयोग में आती है? हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया में, एचएस में, या फिर अन्य कोई इन्फेक्शन में कौन सी सल्फा औषधि काम आती है? बिल्कुल गुरा सिंह, तुषार योगी, सल्फा डायमिडिन। गुड, सल्फा डायमिडिन। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा कोट्राइमोक्साजोल। कोट्राइमोक्साजोल, इसमें देखिए दो दो प्रकार की औषधियों का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो सल्फा मेथोक्साजोल और एक ट्राइमेथोप्रिम। तो इनका रेशियो बताना है, इसी ऑर्डर में बताना है, इसी क्रम में बताना है। सल्फा मेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम का रेशियो बताना है कोट्राइमोक्साजोल में। आज के नेट दे रहे हैं क्या? हाँ ठीक है उमाकांत, 5:1, 5:1। गुड, अच्छी बात है। हाँ भाई, अगला है सल्फा ड्रग्स का साइड इफेक्ट, यानी एडवर्स इफेक्ट कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन है। कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन में आपको आएगा हाइपर सेंसिटिविटी, बी ऑप्शन में आपको दिया जा रहा है एप्लास्टिक एनीमिया, सी ऑप्शन में दिया जा रहा है हाइपोटेंशन, और डी ऑप्शन में दिया जा रहा है ऑल। बताएं भाई, सल्फा ड्रग का साइड इफेक्ट कौन सा नहीं है? बिल्कुल सही है, नरेंद्र कौशिक, तुषार, मोहित, राजकुमार सैनी, अनुज जगमाल। गुड। अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सेल डिवीजन के लिए, कोशिका विभाजन के लिए। कोशिका विभाजन के लिए कौन सा कोशिकांग आवश्यक है? कौन सा कोशिकांग जरूरी है कोशिका विभाजन के लिए? बिल्कुल ठीक है, तारक्काय। और अगला क्वेश्चन है आपसे, बताइए रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, इसका घनत्व तो बताना है आपको। गाय के रक्त का घनत्व तो बताना है, यानी अपेक्षित घनत्व कितना होता है, जल की तुलना में कितना भारी होता है? ऑप्शन दो, 0.1.028, 1.032, 1.055, 1.080 ऑप्शन दिए हुए हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर 5.2 भी कर रहे हो तो भी ठीक है, 5.5 भी ठीक है। ठीक है, तो ये आपका गाय के रक्त का अपेक्षित घनत्व हो गया। अगला क्वेश्चन है आपसे, ये हार्ट है और हार्ट में यहां पर कौन सा वाल्व पाया जाता है? ठीक है, यहां पर कौन सा वाल्व पाया जाता है, इसका नाम बताना है आपको। हाँ भाई, इसको देखो आधे बच्चों ने गलत बताया है, ये ट्राई कस्पिड है, तीन, ये दो दिख रहा है आपको तो बाई कस्पिड है, इसको मिट्रल भी कहते हैं। भाई यहां पर तो
बाइक स्पीड होता है। कितने बच्चों ने गलत बताया बताओ, कितनी गलत बात है ये। फिर वापस से ये हटा आपको बताना, आपको इसमें ब्लड प्रेशर कौन से खंड में ज्यादा होता है। ऑप्शन आपके सामने, ब्लड प्रेशर किस में ज्यादा है? फास्ट, मैंने नाम दे दिया सबका। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। हाँ भाई, ये नलिका पोस्टीरियर वेना केवा कहलाती है, ये एंटीरियर वेना केवा कहलाती है, और यहाँ से निकलने वाली बड़ी सी नलिका एरोटा कहलाती है, और यहाँ से जाने वाली फेफड़ों को जाने वाली पल्मोनरी क्या कहलाती है? आर्टरी कहलाती है। अब मैं आपको शुद्ध और अशुद्ध की बात कर रहा हूं, बताएं भाई। इसको मैंने नंबर दे दिया ए, इसको बी दे दिया, ठीक है। ए और बी में अशुद्ध रक्त किसमें है? ए और बी में अशुद्ध रक्त किसमें है? आपको कम से कम टाइप करना पड़े, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। देखो फिर गलत बताया कई बच्चों ने शुरुआत में, इसमें अशुद्ध या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपसे, इनमें से मैं उपकरण लिख रहा हूं, ये चार है, इसमें ऑस्कल्टेशन किसके द्वारा किया जाता है? इनको ए बी सी डी मान सकते हो क्रम से। ऑस्कल्टेशन किसके द्वारा किया जाता है? अब हट गए ना रवि स्वामी, हट हट, छुपाया हुआ था जानबूझ करके, नहीं तो आप पहले ही समझ जाते। हाँ भाई, ऑस्कल्टेशन किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला, ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मापा जाता है? ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मापा जाता है? बी, गुड। तो बताइए पेशीय संकुचन का रिकॉर्ड किसके द्वारा किया जाता है? पेशी संकुचन का रिकॉर्ड किसके द्वारा किया जाता है? हाँ, मायोग्राम, या इसको एक और कहते हैं, एक और नाम है इसका भाई, हमने जब लिखवाया था नोट्स में आपको तो एक नाम और था इसका, वो बताओ। काइमोग्राफ, काइमोग्राफ, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, बताइए सहलग्न जीनों के बीच की दूरी, सहलग्न जीनों के बीच की दूरी किसमें मापी जाती है? सहलग्न जीनों के बीच की दूरी किसमें मापी जाती है, क्या है? बिल्कुल सेंटीमोर्गन, जिसमें सी छोटा और एम बड़ा आता है, सेंटीमोर्गन में मापी जाती है। गुड। अगला क्वेश्चन आपसे है, बताए भाई, गोवंश में ये दायां फेफड़ा है और ये बायां फेफड़ा है, ठीक है। बताएंगे कौन सा बड़ा होता है? चार लोब किसमें होते हैं, तीन लोब किसमें होते हैं? तो आप ऐसे लिख सकते हो, आर में 4 या 3 या 2 या 1 ऐसे, एल में 1 2 3 4 जो भी है, ऐसे लिख सकते हो आप आंसर। राइट में कितने और लेफ्ट में कितने? अच्छा, हाँ ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपसे है, ये तो सभी का सही है, दायां फेफड़ा बड़ा होता है। अगला है, घोड़े की कौन सी किडनी वृक्काकार होती है? वृक्काकार यानी बीन शेप होती है, लेफ्ट या राइट आंसर देना है। घोड़े की कौन सी किडनी वृक्काकार होती है? गुड, गुड। ये रेगुलर पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेफ्ट किडनी ही होती है भाई। घोड़े में दो किडनी होती है। तो ये जो है ये लेफ्ट है, ये राइट है। ये हार्ट शेप होती है, राइट किडनी हार्ट शेप होती है और ये बीन शेप होती है। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, मैच करो, मैच द फॉलोइंग। प्रोसेसिंग चल रही है आपके ब्रेन में और बहुत अच्छी प्रोसेस कर रहे हैं कई बच्चे। प्रवीण कुमार ने बता भी दिया और बहुत ही जल्दी बताया है। गुड। अनुज शर्मा, उमाकांत जंगमाल यादव, विकास विजयवाल, ठीक है भाई, बहुत अच्छी प्रोसेस किया आपने। लेकिन कईयों की प्रोसेसिंग अभी चल रही है, तो उनके लिए बता दूं, ये माऊ है, या इसको रेनेट बैग भी कहते हैं, और इसको मैनी फ्लाइज कहते हैं, मैनी फ्लाइज कहते हैं, और इसको हनी कॉम्ब कहते हैं, और इसको पॉन्च कहते हैं, पॉन्च कहते हैं। ठीक है, गुड। अच्छा क्वेश्चन और बड़ा जल्दी हमने इसको क्रिएट किया है। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, देखिए यहां पर हमने कोई डायग्राम बनाया, ठीक है। अब यहां पर आपको साइट बतानी है, कौन कौन सी चीज कहां कहां है। पहली ए, इसको बी दे रहे हैं, इसको सी दे रहे हैं, इसको डी दे रहे हैं। अब हम पूछ रहे हैं सबसे ज्यादा वोलेटाइल फैटी एसिड का निर्माण कहां होता है? वीएफए का निर्माण मैक्सिमम कहां होता है? आंसर दीजिए, किस में होता है? गलत है सभी का। वोलेटाइल फैटी एसिड, हाँ कुछ बच्चों का सही है, रूमन में होता है। ये रेटिकुलम है भाई, वीएफए का सबसे ज्यादा निर्माण तो रूमन में होता है। कहाँ होता है? रूमन में। ठीक है, तो रूमन ये ही तो है, रूमन ये वाला पोर्शन है, ये रेटिकुलम है, जस्ट नीचे ग्रास नाल की रेटिकुलम होता है। सीधी कोई भी चीज रेटिकुलम में गिरती है आपको पता है, ये ओमेजम है और ये एब ओमेजम है। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, बछड़े में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? बछड़े में सबसे बड़ा, काफ में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ए बी सी डी आंसर देना है आपको।
अनुज शर्मा, गोकुल, हाँ एबोमिज्म। ठीक है भाई, डी वाला सबसे बड़ा होता है। अगला है आपसे क्वेश्चन, बताएं, तीसरा क्वेश्चन, बताएं किसको बूचर्स बाइबल कहते हैं? किसको बूचर्स बाइबल कहते हैं? बूचर्स बाइबल किसको कहते हैं? गुड, सी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वीएफए का सबसे ज्यादा अवशोषण कहां होता है? वीएफए का सर्वाधिक अवशोषण, एब्जॉर्प्शन कहां होता है? बिल्कुल ओमिज्म में होता है, सबसे ज्यादा ओमिज्म में होता है एब्जॉर्प्शन। अगला क्वेश्चन, पेपिला किस में पाए जाते हैं? पेपिला किस में पाए जाते हैं? पेपिला किस में पाए जाते हैं? तो पेपिला भैया बी में पाए जाते हैं। ये रूमन है, रूमन की आंतरिक सतह पर ये इस तरह के प्रोजेक्शंस होते हैं, इस तरह की होती है, उसको बोलते हैं हम पेपिला। अगला क्वेश्चन, मुग्धाकार आकृति का कौन सा है? मुग्धाकार आकृति का कौन सा इनमें से बताएं भाई। बिल्कुल, जब हमने एबीसीडी लिखा हुआ है तो वो एबीसीडी लिख सकते हो आप। अगला आप बताएंगे ग्लोब जैसा कौन सा होता है? 43-93 में ग्लोब जैसा कौन सा होता है? अनुज शर्मा, मनोज चौधरी, उमाकांत, पवन। ठीक है भाई, ओमेजम होता है। और ये तो मैं सेकंड टाइम रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, ये बात पहले मैं पूछ चुका हूं। अगला है, 8वीं पसली से पेल्विक इनलेट तक कौन स्थित होता है? 8वीं पसली से पेल्विक इनलेट तक कौन स्थित होता है? गुड। इनमें से डायफ्राम के पास कौन सा स्थित होता है? डायफ्राम के साथ पास में, अजय राजपूत, आर का मतलब रूमन रेटिकुलम में से क्या कहना क्या चाहते हो? आर तो दो है यहाँ पर, इसलिए एबीसीडी में दे दो ना, क्या दिक्कत है? हाँ भाई, अगला आपसे रहेगा क्वेश्चन, बताएं एक फोल्ड पाया जाता है जो एबोमिज्म से ओमिज्म में भोजन को नहीं जाने देता। ठीक है, एक स्ट्रक्चर होती है जो वापस से एबोमिज्म से ओमिज्म में नहीं जाने देता। बिल्कुल, रानू ने आंसर दिया, वेला टर्मिनेलिया। गुड, सभी ने दे दिया वेला टर्मिनेलिया। यहाँ पर ये जैसे ही एबोमिज्म से ये इंटेस्टाइन शुरू होती है तो ये यू आकृति की जो स्ट्रक्चर है, ये यू शेप स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? ये यू शेप स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? बताएं भाई। बिल्कुल ड्यूडिनम कहलाती है। बिल्कुल क्या कहलाती है? ड्यूडिनम कहलाती है। हाँ भाई, और 4 ऑप्शन है आपके सामने। ये 4 ऑप्शन है, एसिटिक, प्रोपियोनिक, ब्यूटाइरिक और कैप्रोइक। इसमें से पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा, बकरी की जो स्मेल होती है, बकरी की गंध, वो किस के कारण होती है? ए के कारण, बी के कारण, सी के कारण या डी के कारण?
आप ABCD में आंसर देना सीखिए। गुड गुड। अगला क्वेश्चन रहेगा आपसे, बताएं पेपिला की वृद्धि के लिए कौन सा वोलेटाइल फैटी एसिड पेपिला की ग्रोथ के लिए। अगला क्वेश्चन रहेगा आपसे, मिल्क फैट के लिए, मिल्क फैट के लिए। बिल्कुल ठीक है। और अगला है, कीटोसिस में कौन सा दे सकते हो आप, कीटोसिस में कौन सा वोलेटाइल फैटी एसिड जरूरी होगा, कीटोसिस में कौन सा वोलेटाइल फैटी एसिड जरूरी होगा। शानदार शानदार शानदार, अनुज चौधरी, गोकुल, मतलब कि नाम भी पढ़ने में नहीं आ रहा। कीटोसिस में प्रोपियोनिक एसिड क्या बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है। मतलब कि ऐसी तैयारी है आपकी कि हमको आंसर पढ़ने का भी समय नहीं मिल पा रहा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगला जो आपसे हम पूछेंगे क्वेश्चन, हाँ भाई ये ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से एफएमडी को किसके अंदर वर्गीकृत करोगे, एफएमडी रोग को किसमें वर्गीकृत करोगे, A, B, C और D, बताएं एफएमडी को किस में रखोगे। बिल्कुल सबसे पहले रानू का आंसर है एपिजूटिक, और इसी हिसाब से इस एफएमडी को क्या कहते हैं, एपिजूटिक एफ्था कहते हैं, एपिजूटिक एफ्था कहते हैं। एफ्थस वायरस तो होता ही है, इसको कॉन्टेजियस एफ्था भी कहते हैं, इसको वेसिकुलर एफ्था भी कहते हैं, और इसको फास्ट मूविंग डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, इसको मुरेन डिजीज भी कहते हैं, और एफएमडी को सूगलिया भी कहते हैं, और क्या कहते हैं इसको, खुरपका मुंहपका भी कहते हैं। ठीक है, और ये वायरस किस उतक, चार लिख देता हूं, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, और लास्ट है इसमें मस्कुलर टिश्यू। ये चार टिश्यू दिए हुए हैं, बताइए किसको किसके ऊपर वृद्धि करता है ये वायरस। बिल्कुल एपिथेलियम पर वृद्धि करता है। किस पर वृद्धि करता है, एपिथेलियम पर वृद्धि करता है। तो इनमें से आपको बताना है, लालाराम शर्मा, अच्छा आज भी एपिथेलियम, इनमें से बताएं आप कौन सा वायरस नर्वस टिश्यू को प्रभावित करता है, कौन सा वायरस नर्वस टिश्यू को प्रभावित करता है। बिल्कुल बताए भाई, नर्वस टिश्यू या तंत्रिका ऊतक को कौन प्रभावित करता है, रेबीज। मैंने पूछा क्या है आप, मैं तो ये तो पहले ही बोल रहा हूँ नर्वस टिश्यू को कौन प्रभावित करता है, आपको उत्तर देना चाहिए लाइसा या रेबीज वायरस। और आपके दिमाग में वो चीज चल गई कि गुरुजी जब एपिथेलियम पूछ रहे तो फिर नर्वस पूछेंगे, तो नर्वस आंसर देना है आपको। बड़ा साइकोलॉजिकली कनेक्शन अच्छा है आपका। तो इनमें से बताएं आप, टिटेनस रोग में कौन सा ऊतक सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, या किस ऊतक के कारण टिटेनस में सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं, लक्षण उत्पन्न होते हैं। अनुज चौधरी, बिल्कुल मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर के कारण मसल्स प्रभावित होती है टिटेनस में।
हाँ, टिटेनस बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणुजनित डिजीज है, जिसमें टिटेनोस्पाज्मिन टिटेनोलाइसिन नाम के, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई नाम के बैक्टीरिया से वो टॉक्सिन्स निकाले जाते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, बताएं इनमें से मिल्क फीवर किस कैटेगरी में आएगा? ABCD में से बताएं मिल्क फीवर किस कैटेगरी में आएगा? मिल्क फीवर, हाँ, यानी कि स्पोडिक है, जो कैल्शियम की कमी की वजह से कहीं कहीं छितरी अवस्था में पाया जाता है। अब मैंने कहा यहां पर मानव में प्लेग फैला, तो बताइए इस डिजीज को किस में वर्गीकृत करोगे? मानव में प्लेग फैला, गुड। जब डेमो शब्द आ जाए इसका मतलब समझ लीजिए मानव, ह्यूमन के लिए डेमो वर्ड आता है। मैं आपके सामने एक फोटो बना रहा हूं, ये देखिए इस तरह से एक आपका, और ये हो सकता है आपको पता हो और आपने ये चित्र तो बनाया ही बनाया है, और आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से समझ गए सर किसका डायग्राम बनाने जा रहे हैं। और बिल्कुल बेचैन मत रहिए, अभी आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये है जेड लाइन, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये ठीक ए बैंड को बीच में से दो भागों में बांटने वाली एक काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? इस लाइन को क्या कहते हैं? बिल्कुल एम लाइन। आपको पता तो है कि ये सार्कोमियर का स्ट्रक्चर है, पेशी की संरचनात्मक इकाई का स्ट्रक्चर है। ये बीच वाला जो बैंड है ये कहलाता है ए बैंड, इसको एन आइसोट्रोपिक कहते हैं, इसको आइसोट्रोपिक कहते हैं, इसको आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। ये I/2, ये I/2 और ये ए बैंड। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि ए बैंड में ज्यादातर कौन सी प्रोटीन होती है? ए बैंड में अधिकांश कौन सी प्रोटीन होती है? हाँ भाई, ए बैंड में अधिकांश कौन सी प्रोटीन होती है? अब आपको बताना है ये किस किस के अणु हैं। बीच वाला जो येलो है इसको मैं दे रहा हूं ए, और इसको दे रहा हूं बी, तो मुझे इसमें से बताएं ए वाली कौन सी प्रोटीन है? बता दिया आपने, मायोसिन, महक मायोसिन। ये मायोसिन का अणु है जो एक्टिन के अणु से घिरा है। एक्टिन के अणु से घिरा है, बिल्कुल 6 एक्टिन के अणु से घिरा हुआ है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, मोंटगोमरी पाकिस्तान में किस गाय की उत्पत्ति है? अभी पाकिस्तान काफी हाईलाइट हो रहा है, तो बताएं मोंटगोमरी पाकिस्तान से किस गाय की उत्पत्ति हुई है? और अगला क्वेश्चन, रेड कराची किस नस्ल को कहते हैं? रेड कराची, रेड कराची किस नस्ल को कहते हैं? बिल्कुल रवि शर्मा, ठीक है। और अगला, ग्रे सिंधी किसको कहते हैं? बनवारी लाल शर्मा, हंसराज,
सद्दाम, अनुज। थारी या थारपारकर को कहते हैं। गुड। अगला बताएंगे आप, राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? गुड, राठी। सभी का सही है। अजय कुमार सैनी, राजस्थान की कामधेनु राठी को कहते हैं। तो अगला बताओ, बकरियों की जर्सी किसे कहते हैं? बकरियों की जर्सी किसे कहते हैं? हाँ, अच्छी तैयारी है, एंग्लो नुबियन को बोलते हैं। और परजीवियों का अजायब घर किसे कहते हैं? परजीवियों का अजायब घर। परजीवियों का अजायब घर किसे कहते हैं? क्या बात है, क्या बात है। एशियन एनिमल, एशिया का पशु या एशियन एनिमल किसे कहते हैं? गुड 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 गुड। अगला बताएं, थार का गधा किसे कहते हैं? भीड़ का ही चित्र आने लग गया। थार का गधा किसे कहते हैं? विमलेश कुमारी। हाँ भाई। चंदन नलकूप। रेगिस्तान का सागवान किसे कहते हैं? रेगिस्तान का सागवान किसे कहते हैं? बताएं। तो बताएं, टेकोमेला अंडुलेटा किसका नाम है? टेकोमेला अंडुलेटा किसका नाम है? अरे, वनस्पति का नाम है। बिल्कुल ठीक है। और प्रोसोपिस सिनेनेरिया, प्रोसोपिस सिनेनेरिया, ये किसका नाम है? प्रोसोपिस सिनेनेरिया। गुड, खेजड़ी का। आयुष शर्मा। अब बताएं, कोरियोप्सिस नाइग्रिसेप्स, कोरियोप्सिस नाइग्रिसेप्स, ये किस पक्षी का नाम है? कोरियोप्सिस नाइग्रिसेप्स। बिल्कुल, गोडावण का नाम है, विलुप्ति की कगार पे है। ठीक है। हाँ, इसका शिकार कर करके इसे लगभग समाप्त किया जा रहा है। अगर आपको याद हो तो मैं पूछ लेता हूं, अजमेर जिले का शुभंकर क्या है? एक एक जीव को बचाने के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए एक एक जीव। सबसे पहले अजमेर ही आता है। RJ01। मैं बोल ही तो रहा हूं, और क्या कर रहा हूं लाला राम, बोल ही तो रहा हूं। बताओ कौन सा? चांदन नलकूप, है ना? रोईडा। ठीक है, रोईडा, खेजड़ी, है गोडावण, है राजस्थानी राठी, है एंग्लो नुबियन, थारपारकर, रेड कराची, रेड सिंधी, साहिवाल,
भेड़, बकरी, ऊं। लाला, तुम्हारा नेट स्लो है लाला। हाँ भाई लाला राम जी, बताएंगे आप। चूहे जैसा मुंह, चूहे जैसा मुंह किस भेड़ का होता है? हम्म। हाँ, साउथ डाउन का। बिल्कुल। सबसे बड़ी भेड़, सबसे बड़ी भेड़ कौन सी है? भेड़ की नस्ल जो साइज में सबसे बड़ी है विश्व में। विश्व में पूछा है भाई, भारत में नहीं। भारत की तो मैं बता देता हूँ, भारत की तो नेल्लोर है। और जिसको हम गोट लाइक सीप कहते हैं, गोट लाइक सीप कहते हैं, नेल्लोर। ठीक है। यहाँ पर चल रही है बात विश्व की। बिल्कुल ठीक है। हाँ, लिंकन। कौन सी है? लिंकन और लिसिस्टर जो होती है वो सबसे बड़ी भेड़ है। अगला बताएंगे आप। कौन सी बकरी को सीप लाइक गोट कहते हैं? सीप लाइक गोट यानी भेड़ जैसी बकरी कहते हैं। सीप लाइक गोट किसको कहते हैं? विमलेश कुमारी आंसर गया। दीपक शर्मा बिल्कुल, मोहित जगीना सभी का ठीक है। अंगोरा, अंगोरा। बताइए, भारत में पाई जाने वाली ऐसी कौन सी बकरी है जिसका उत्पत्ति स्थल पूर्वी अफ्रीका है? पूर्वी अफ्रीका है। कौन सी बकरी का उत्पत्ति स्थल पूर्वी अफ्रीका है? गौरव सिंह बिल्कुल ठीक है। बारबरी, बारबरी। CIRG यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, ICR के अधीन एक संस्था है। इसमें कौन सी बकरी की नस्ल पाली जा रही है, या वहां पर किस बकरी पर रिसर्च होता है, उसके आसपास कौन सी बकरी पाई जाती है? आपने तो बड़ी जल्दबाजी कर दी, मखदूम आंसर दे दिया। क्वेश्चन ये थोड़ी था, क्वेश्चन था बकरी का था। गलत है अनुज चौधरी। CIRG के आसपास तो कौन सी बकरी पाई जाती है सामान्यतः वहां पर? जमुना पारी, जमुना पारी। कौन सी? जमुना पारी। हाँ भाई। बताइए, गिनी बकरी किसे कहते हैं? गिनी गोट या गिनी बकरी किसे कहते हैं? जामुन नहीं, जमुना। बारबरी। ग्लोसी कोट स्किन, ग्लोसी कोट स्किन के लिए कौन सी बकरी फेमस है? सद्दाम, राजकुमार सैनी सभी का सही है, वो तो बारबरी है। मनोज चौधरी ठीक है। मनवारी लाल, अच्छी बात है। ग्लोसी कोट, ग्लोसी कोट के लिए प्रसिद्ध बकरी कौन सी है? देखिए, अगर किसी को एट ए टाइम याद नहीं आता है तो बिल्कुल भी टेंशन मत करना। अरे कराकुल नहीं है भाई रवि स्वामी, कराकुल तो भेड़ है। ब्लैक बंगाल, है ना? तो कराकुल तो क्या है, भेड़ है। इसलिए आपकी गलतियां भी निकलती हैं, आपको अपना लोकेशन भी पता चलता है, पोजीशन भी पता चलती है। ठीक है, काफी कुछ होता है इससे। हाँ भाई, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने 300 ये फॉर्म्स लिखी। इसमें सबसे बड़ी सुअर की नस्ल कौन सी है? A, B, C।
बी। इसमें बताएंगे सबसे बड़ी मुर्गी की नस्ल कौन सी है, ए बी सी। सबसे बड़ी मुर्गी की नस्ल, सुअर की तो सभी ने बता दी, बिल्कुल ठीक है। हाँ भाई। और सबसे तेज भागने वाली या तेज दौड़ने वाली या सबसे अच्छे पोर्क वाली सुअर की नस्ल कौन सी है, सबसे अच्छे पोर्क वाली सुअर की नस्ल। हम्म। बिल्कुल, मिडिल वाइट यॉर्कशायर। गुड। सुनहरी रंग का सुअर कौन सा होता है, सुनहरी रंग का सुअर, गोल्डन पिग। गोल्डन कलर का पिग कौन सा होता है? आप अभी किसके उत्तर दे रहे हो? गुरा सिंह ने बताया टेमवर्थ। आप पता नहीं कहाँ के आंसर दे रहे हो, सी ये सुनहरे रंग का थोड़ी होता है, ये तो मिडिल वाइट यॉर्कशायर सुनहरे रंग का। टेमवर्थ। ठीक है भाई। तो आप बताइए भाई, लाख के कीट का वनस्पतिक नाम बताएं। लाख के कीट। देखिए ये जनरल साइंस में एक टॉपिक है, डेली साइंस में क्या टॉपिक है, जंतुओं का आर्थिक महत्व। और जंतुओं का आर्थिक महत्व में से मैंने पूछा है लेसिफर लेका। गुड। ये हाँ रानू शर्मा का बिल्कुल सही है। अरे बॉम्बिक्स मोराई किसका है, बॉम्बिक्स मोराई किसका है, ये सहतूत पर पाले जाने वाले रेशम के कीट का है। रेशम कीट, अब ये रेशम कीट भी अलग अलग तरह का होता है। टसर रेशम होता है, मूंगा रेशम होता है, और सहतूत वाला रेशम होता है। तो सहतूत वाले रेशम का है बॉम्बिक्स मोराई। क्योंकि मोरस अल्बा जो होता है, मोरस अल्बा, मोरस अल्बा किसका नाम है, ये सहतूत का नाम होता है, मोरस अल्बा बॉम्बिक्स मोराई। एक होता है टसर रेशम। बताएंगे टसर रेशम किस पादप पर उगाया जाता है, किस पादप पर लगाया जाता है। ठीक है। इसके बाद एक मूंगा रेशम है जो कि एंथेरिया आसामा, एंथेरिया आसामा पर। टसर रेशम अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं, एंथेरिया राइलाई पर। तो ये पौधों, इन पेड़ों पर ये रेशम के कीट का पालन किया जाता है। और इससे संबंधित कुछ शब्दावली आपको ध्यान में रखनी है। पेब्रिन के बारे में बताइए, पेब्रिन क्या होती है। पेब्रिन रेशम के कीट में पाई जाने वाली या होने वाली एक बीमारी होती है, पेब्राइन डिजीज, है ना। तो कुछ क्वेश्चन आपको सेरिकल्चर से भी आने चाहिए, एपीकल्चर से भी आनी चाहिए, और लैग कल्चर से भी आनी चाहिए। ये कुछ कल्चर है जंतुओं के आर्थिक महत्व में। देखो पोल्ट्री वाले क्वेश्चन तो आप सही कर दोगे, ठीक है। और कुछ लेदर इंडस्ट्री से कुछ क्वेश्चन हैं, ये भी आप सही कर दोगे कि भाई लेदर इंडस्ट्री को कौन कौन सा नुकसान करती, कौन सी मक्खी चमड़े को सबसे ज्यादा नुकसान करती है, चमड़े में छेद कर देती है, बताएं। किसकी स्पीड स्लो पड़ गई है, चमड़े में छेद करने वाली मक्खी कौन सी है। रवि स्वामी, बुफिलस मक्खी है क्या, वार्बल फ्लाई। बिल्कुल ठीक है, कुछ बच्चों ने सही दिया है, वार्बल फ्लाई। ठीक ना। तो लेदर इंडस्ट्री को नुकसान करती है, हाँ बिल्कुल, हाइपोडर्मा उसी को बोलते हैं। तो चमड़ा उद्योग को देखो, एक तो नुकसान करता है अपना जो ब्रांडिंग है, हम गरम गरम रोड करके और पहचान के लिए जो लगाते हैं अक्षर, उसको ब्रांडिंग बोलते हैं, वो भी चमड़ा उद्योग को नुकसान करता है। दूसरा ये वार्बल फ्लाई है, ये छेद कर देती है स्किन में। मीठा पानी की फिश जो है, एक तो कतला है, रोहू है
है, मगूर है, कैटफिश, कैटफिश जिसको मगूर भी कहते हैं, कतला है, रोहू है, मीठे पानी की मछलियां हैं ये, है ना। तो पिशी कल्चर भी इम्पोर्टेंट है, एक्वा कल्चर भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना। तो हम जो बता रहे थे वो आपने सुना नहीं, मीठे पानी आ गए, ये हाँ एक एक चीज, हाँ, थोड़ा सा क्लियर रखो इनको। जैसे हम सबसे पहले एपीकल्चर की बात करते हैं, एपीकल्चर सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, मधुमक्खी पालन, उसके बाद रेशम कीट पालन यानी सेरीकल्चर। तो रेशम में बताइए कौन सा प्रोटीन होता है? मनोज चौधरी, हरभजन, अनुज चौधरी, राजकुमार सैनी, रेशम किस प्रोटीन से बना होता है? महक, बताएं भाई, रेशम किस प्रोटीन से बना होता है? ये कौन सा लिख दिया? ये कोई अलग ही प्रोटीन आ गया क्या? आपने डिस्कवरी कर दी क्या? देखो फाइब्रियोन और सेरिसिन, ये प्रोटीन होते हैं रेशम में। और आपको ये भी बताया था मैंने, काफी मजबूत होता है, हीट रेसिस्टेंट भी होता है काफी। अच्छा, राजकुमार सैनी ऑप्शन से याद आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है, आपको याद आ जाए बस, हम तो ये चाहते हैं, चाहे वो ऑप्शन से आए चाहे आपको डायरेक्ट आए, है ना। तो बताएं आप, एक लाख कल्चर भी है, एक लाख कल्चर आपने, लाख की खेती, तो बताएं लाख उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? लाख उत्पादन में कौन सा स्थान है, ये भी ऑप्शन से याद आएगा क्या? अब दे दूं? राजकुमार का था भाई, ऑप्शन से याद आएगा, ले, ऑप्शन से याद आएगा तो ले बेटा। लाख उत्पादन में, अभी भी राजकुमार को तो याद नहीं आया, ऑप्शन दे दिए जब भी। हाँ, अब तो सबको देखे देखे आ ही जाएगा, ऑप्शन दिखाऊं? अगला बताओ, रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? लो, ऑप्शन यही है, गुरुजी ऑप्शन दो, है ना। तो ऑप्शन तो वो ऐसे ऐसे दिखा देगा, डायरेक्ट याद नहीं है तो आपको, कि आप खुद ऐसे कहोगे अरे अरे, रहने दे ऑप्शन मत दे। रेशम उत्पादन में सेकंड पोजीशन है इंडिया की, फर्स्ट है चाइना की। रेशम की खोज ही चाइना में हुई थी। हाँ भाई, विमलेश कुमारी, कभी कभी आंसर आता है आपका, इसका मतलब थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ और थोड़ा अच्छा करो, फोकस करो। मैं यहाँ कुछ नाम लिख रहा हूँ, काला हरिंगघाटा, गिरी राजा, जोवाक, घुंगरू, अमृत महल, और कोट्रोनिक्स जेपोनिका, एनस प्लेटी राइनस। आपके सामने है ये, और मैं जो पूछ रहा हूं वही आंसर देना है आपको, ठीक है। ये बताओ इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? मैं ये पूछ ही नहीं रहा रवि स्वामी, हमारा क्वेश्चन है इसमें कितने क्रोमोसोम है? रवि स्वामी, बिल्कुल अनुज चौधरी का सही आंसर है, इसमें कितने क्रोमोसोम है? और देखिए, और आप है ना, आप अपना लेवल और बढ़वाना चाहो तो बढ़वा सकते हो, लेकिन क्या है फिर आपके कुछ बच्चों का डिप्रेशन हो जाएगा, इसलिए एक लेवल पर चलने दो, ये मेरा अच्छा लेवल है, हम इसको किसी भी हद तक ले जा सकते हैं। अब विकास विजयवाल बताएं मोहित, कि इसमें कितने क्रोमोसोम है? एक सुबह सुबह 1 घंटे की एक्सरसाइज आपकी काफी थकाने वाली होती है, आपको 2-3 चाय चाहिए अब। मिस्टर आयुष, बताएं।
हरभजन विकास सही है भाई, 38। हाँ ये बताओ, वो ये 38 वाला, इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? रजनीश कुमार, इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? अभी तो पुराने वाले का ही चल रहा है, सुमेर। हाँ भाई, और इसमें बताएंगे। बतख है ये, बतख। आपके स्लो चल रहा है शायद नेट। ये बतख है, ये तीतर है, तीतर। ये है गाय, ये तीतर, ये बतख, ये सुअर, ये सुअर, ये मुर्गी, ये मुर्गी, ये। ठीक है, ऐसे है ये, बहुत अच्छी बात है। अच्छा प्रयास है भाई। तो इसी तरह से अब और अपनी क्लास जारी रहेगी। बहुत है आज के लिए। और कुछ, और कुछ चाहिए तो बताएं। और लेवल बढ़ाएं घटाएं या सही है? इसका आंसर दें, लेवल घटाना है बढ़ाना है या सही है? घटाना, बढ़ाना या सही है? इन तीनों में से आंसर दें भाई। बढ़ाना है, ठीक है बढ़ा लेंगे। लेकिन फिर है, सामने एग्जाम है कहीं। अम, बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी स्तर का आएगा। देखो पहले बता देता हूँ, आपके जो एग्जाम है उसमें इस बार कुछ जो लोग हैं, कुछ कोचिंग सेंटर्स वाले हैं, कुछ कुछ बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कुछ बहुत ज्यादा दिखाने की कोशिश। वो दिखाना है, वो पढ़ाना नहीं है। तो वो जो आपसे सिंपल पढ़ा करके टफ क्वेश्चन कोई पूछे, ठीक है, वो एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन, हमारे पुराने लाइव के वीडियोस पड़े हुए हैं। हमारे एवीएफओ में भी अभी रिजल्ट आया, काफ़ी बच्चे इन्हीं क्लासेज से सिलेक्ट हो जाते हैं, बड़ा इजी वे में हो जाते हैं। ठीक है, तो वो सारे एग्जाम्स के लिए है ये जो, तो आपको थोड़ा सा, नहीं ये जो लेवल है अच्छा है। नहीं अब देखो, पढ़ाओ तो इस लेवल का और बच्चे से क्वेश्चन पूछो इस लेवल का, तो उसमें क्या होता है, उसमें बच्चा जानबूझ करके उसे टेंशन दी जाती है। फालतू डिप्रेशन टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका ओवरऑल जो है, आपकी ओवरऑल तैयारी जो आप अभी आंसर दे रहे हो, लगभग लगभग बहुत अच्छी है। हम तो ये जाने, हम तो उन बच्चों को ये जाने कि वो बच्चे आपके इस क्लास में जुड़ करके आपका बराबरी कर लें क्या। और देखो, स्टार्टिंग की क्लास में अपने लगभग 90 बच्चे थे, जिसमें से 20-30 तो वैसे ही भाग गए। मतलब उनसे ये रुका नहीं जाता, ये सहन नहीं होता, क्योंकि जब उनको 10 में से एक ही क्वेश्चन आता है तो बड़ा अंदर ऐसे फील होता होगा कि यार ये तो फास्ट आंसर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो उनको एक बार जो आपको लगे ना कि भाई ये बच्चा हमसे कह रहा है कि ये कम पढ़ाते हैं, या ये आपके कोचिंग का वो लेवल है, या जो भी अगर इस तरह से आपसे बात करे, तो आप एक बार उनको ये कहना कि अ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आप किसी भी कोर्स को लेकर के आप ज्वाइन कर सकते हो, 20 रुपए से लेकर के और 5,000 तक। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा शानदार है क्या है अच्छी बात है, थैंक यू मोहित। लेकिन उसमें आपको पता चलेगा कि क्या लेवल है। कुछ एक चीजों को याद रखने से, ठीक है, तो होपलेस मत हो बिल्कुल भी, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। बस यही है कि इसको मेंटेन रखो और अपना जो सोचने का ढंग है उसको प्रॉपर करो।
जैसे कि आप सामान्यतः इतनी गलतियां करते हो, तो गलतियों को धीरे धीरे रिड्यूस करते जाओगे, कम करते जाओगे, ऑटोमेटिक अच्छाइयाँ बढ़ेंगी। और ऐसा नहीं है कि जो आप लोग अभी जो जवाब कुछ लोग नहीं दे पा रहे या कम दे पा रहे हैं उसका नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब सिलेक्शन के लायक है। हो सकता है किसी को थोड़ा सा लेट याद आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोशिश नहीं करे। उसको आंसर देने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करोगे, आपके न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे, न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे तो आपको आलस नहीं आएगा। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि आंसर आते हुए भी गलत इसलिए कर देते हैं कि वो दिमाग को दौड़ाना ही नहीं चाहते। तो देखिए भाई, जो दिमाग को नहीं दौड़ाना चाहते उनकी आवश्यकता ना तो सरकार को है, ठीक है, गवर्नमेंट को भी आवश्यकता नहीं है उनकी। ठीक है, थैंक यू।